जुडिशरी हमारे स्टेट का वो होलियर देन दाउ इंस्टीट्यूशन है, जिसके होने मात्र से हमें ये भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। चाहे ये आपराधिक मामला हो, संवैधानिक मामला हो या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस। कोर्ट्स के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि इन अधिकारों का रक्षण करे, इसीलिए उन्हें गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हम कहते हैं। जस्टिस उन लोगों को कहते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि समाज में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन क्या हो, लोगों को कटघरे में खड़े कर सवाल पूछने वाले कुछ व्यक्ति खुद ही सवालों के कटघरे में आ जाए। ऐसा हमारे देश में कई बार हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग और अप्रत्याशित तरीके से एक जस्टिस, एक जज के घर से कुछ कैश बरामद हुए। आलम यह था कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद ही अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उनके इनकार करने के बाद आज सरकार उनके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। जय हिंद दोस्तों, योर लॉर्डशिप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे सामने डिस्कशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और अन्य मायनों में काफी योगदान है, काफी महत्व है। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस वर्मा के ऊपर लगे इन एलिगेशंस के बारे में, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या वो संवैधानिक प्रोविजंस है जिसके तहत किसी सिटिंग जज के ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनके रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। So title for today's discussion is impeachment of a Supreme Court judge. It will also include a High Court judge, the law, process and the controversy which is basing around it. Just to give you a brief timeline about the issue, तो कुछ ऐसा था कि जस्टिस वर्मा के घर से कुछ कैश बरामद किए गए, जिसका मायना यह होता है कि देयर आर सर्टेन इंसिडेंसेस ऑफ अलेज्ड करप्शन। तभी तो इतनी भारी मात्रा में उनके पर्सनल हाउस से कैश की बरामदगी हुई है। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज आस्क्ड जस्टिस वर्मा टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन, व्हिच द लैटर रिफ्यूज्ड। उनके रेजिग्नेशन से रिफ्यूज करने के बाद अब कवायद ये लगाई जा रही है, हालांकि बहुत पुख्ता रिपोर्ट है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, कि सरकार और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इन तरीकों को एक्सप्लोर कर रही है जिसके थ्रू जस्टिस वर्मा को अपने पद से हटाया जाए। तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो तरीका है? पहले तो न्यूज के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से आज हम इस डिस्कशन पॉइंट पे पहुंचे हैं। एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में, एक बाइट में, श्री किरण रिजिजू ने ये खुद कहा है कि इम्पीचमेंट जजों का हटाना एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक मत होना जरूरी है। पास्ट में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहां पे एक फॉर्मर जज के अगेंस्ट यह प्रोसेस इनिशिएट तो किया गया था, लेकिन कुछ पार्टियों का साथ नहीं देने की वजह से यह प्रोसेस अधूरा रह गया था। इस बार सरकार यह चाहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा देश की टॉप न्यूज एजेंसीज और न्यूज पेपर्स ने भी इस बात को रिपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा। हालांकि कई जगह आप ये देखने को मिलता है कि वर्ड इम्पीचमेंट का यूज किया गया है। इम्पीचमेंट जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ महाभियोग होता है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की धाराओं की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट का शब्द राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जज यानी न्यायाधीशों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो साधारणतया रिमूवल के बारे में बताया गया है। तो इम्पीचमेंट, रिमूवल क्या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जज को अपने पद से विस्थापित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। अलग अलग न्यूज पेपर ने रिपोर्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, ये सब इन बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगले सत्र में यानी मॉनसून सेशन, अपकमिंग मॉनसून सेशन में
government may try to bring in a motion for removal of Justice Verma from his post. Now, what is that motion? How it can be brought? What are the process? What is the procedure? क्या सिर्फ मोशन लाने से ही किसी जज को अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है? देखिए, ये मोशन और एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जज और जुडिशरी की जो अहमियत है इस देश में वो न्याय करने की है। न्याय कभी किसी के दबाव में नहीं किया जा सकता, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का प्रेशर हो। इसी वजह से जजों को उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना बहुत ही जरूरी था। संविधान बनाने वालों ने इस वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले जिसके कारण जजों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स को इंश्योर किया गया है। अगर किसी जज को अपने पद से हटाना है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, क्या प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड स्ट्रक्चर है? तो इसके लिए जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज गोइंग टू बी आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 आप ध्यान से देखिए। A Supreme Court judge can be removed only on the grounds. There are only two grounds. ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो आधार हैं। पहला आधार है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा आधार है इनकैपेसिटी। आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में है, तो फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रोसेस है? वो दिया हुआ है आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 ये कहता है, यहां पे आप ध्यान से देखिए, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, राइट? यहीं पे आप पॉइंट नंबर बी देखिए, अ जज मे बी रिमूव्ड, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के बारे में बात की जा रही है अभी। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर इन क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 124 फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जज, अगर या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात की जा रही हो या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात की जा रही हो, दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो सेम है। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 124 shall also apply in the case of removal of a judge of the high court. It is as simple as that. अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 प्रोसेस और प्रोसीजर के मामले में कंप्लीट है या फिर किसी अन्य कानून का सहारा भी लिया जा सकता है? तो ऊपर में ही हम देखते हैं आर्टिकल 124 ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताता तो है, बट साथ में ही पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि जजों की रिमूवल की प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक अन्य कानून भी बनाया जा सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इनैक्ट किया है, which provides the detailed procedure for removal of a judge of the high court और सुप्रीम कोर्ट। क्या है वो प्रोसेस, क्या है वो प्रोसीजर? एक बार कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखते हैं आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जजेस इंक्वायरी एक्ट के प्रोविजन को लेके चलते हुए। तो प्रक्रिया यह कहती है कि सबसे पहले एक मोशन लाया जाएगा। मोशन यानी कि प्रस्ताव। संसद में एमपी, ध्यान देने वाली बात यह है कि जजों की रिमूवल के समय, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो जो स्टेट हाई कोर्ट में काम करते हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जो भारत के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत है, किन्हीं भी प्रकार के जज को हटाना हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पार्लियामेंट में ही हो सकती है। और वो प्रस्ताव लाने का अधिकार सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे तो वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, सिर्फ और सिर्फ एमपीज के पास है। एमएलएज का रिमूवल ऑफ जजेस में कोई रोल नहीं होता। तो कहता है कि अ मोशन कैन बी ब्रॉट इन बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मान लेते हैं कि आप एक माननीय सांसद हैं, आपको लगता है कि कोई न्यायमूर्ति, कोई न्यायाधीश ने कोई प्रूवन मिसबिहेवियर किया है और इधर दे हैव बिकम इनकैपेबल, सो यू कैन इनिशिएट। अगर आप एमपी है तो कोई भी एमपी एक प्रस्ताव शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्वयं अकेले ही उस प्रस्ताव को आगे नहीं लेके जा पाएंगे।
So a motion for removal of a judge can be accepted by the speaker or the chairman of the Rajya Sabha only. उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में स्टार्ट किया गया है तो उस प्रस्ताव के साथ 100 लोकसभा के 100 मेंबर्स की सिग्नेचर होने की आवश्यकता है। या फिर अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में स्टार्ट किया गया है तो कम से कम 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा इस बात से सहमत है कि प्रस्ताव लाया जाए जज को, माननीय न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए। सो ध्यान देंगे, इन द केस ऑफ लोकसभा इट इज 100 मेंबर्स, इन द केस ऑफ द राज्यसभा इट इज 50 मेंबर्स। एक बार जब इतने लोगों ने खड़े होकर सभापति के सामने प्रस्ताव रखा, अब सभापति के पास यह अधिकार है उन मटेरियल्स को ध्यान देते हुए, उन तथ्यों पे ध्यान देते हुए जो उनके सामने माननीय सदस्य मेंबर के द्वारा रखा गया है, उस मोशन को एडमिट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर स्पीकर या चेयरमैन, अगर लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो रही है तो स्पीकर, राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो रही है तो चेयरमैन, अगर उस प्रोसीजर को एडमिट करते हैं तो अगले ही स्टेप पे उन्हें एक जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी गठित करने की आवश्यकता है। 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी। इस कमिटी का उद्देश्य क्या है कि जो चार्जेस लेजिस्लेचर ने, यानी जो चार्जेस एमपीज ने लगाया है उसकी सत्यता के बारे में छानबीन की जाए, इन्वेस्टिगेट की जाए। So this judicial inquiry committee shall consist of 3 members, या तो CJI या any judge of the Supreme Court, चीफ जस्टिस ऑफ एनी ऑफ द हाई कोर्ट, देश के किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस, और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पीकर या चेयरमैन की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। तो 3 मेंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी बनती है। अगर जो नोटिस ऊपर दिया गया है एमपीज के द्वारा वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ ही दिया गया है तो दोनों हाउसेस मिलकर एक ज्वाइंट कमेटी का गठन करेगी। एक बार जब कमेटी का गठन हो गया, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बन गई, तो जो कमेटी है वो चार्जेस फ्रेम करेगी और उन चार्जेस को डिफेंड करने के लिए जो भी न्यायाधीश है जिनके विरुद्ध कार्रवाई चलाई जा रही है, द जज अगेंस्ट होम द प्रोसीजर इज इनिशिएटेड, दे शैल बी गिवन द चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। किसी को भी बिना मौका दिए आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो उन जज को बकायदा अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना बयान रिटन तरीके से अपनी डिफेंस प्रस्तुत कर सके। कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट या तो स्पीकर को दिया जाएगा या चेयरमैन को, या तो अगर ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है तो दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है। सी 2 केस होंगे, एक या तो लोकसभा ने कमेटी बनाई है तो स्पीकर को रिपोर्ट दिया जाएगा, या फिर राज्यसभा ने कमेटी बनाई है तो चेयरमैन को दिया जाएगा। अगर दोनों ने ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी तो दोनों को ही कमेटी जो है रिपोर्ट देगी। कमेटी के रिपोर्ट देने के बाद पार्लियामेंट में वोटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये देखिए, सबसे बड़ी सेफ्टी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑफ द जजेस यहां पे है। एक बहुत ही टफ मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में वोट पास किया जाएगा। ये वही मेजॉरिटी है जो आर्टिकल 368 में भी यूज की जाती है अमेंडमेंट के समय। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड विच शुड बी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब ये, जितने भी लोग आए हैं, एटलीस्ट जितने भी लोग प्रेजेंट है सदन में और वोट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके 2/3 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। या फिर एक और मेजॉरिटी यहां पे देखी जाएगी। देखिए, 2 तरह की मेजॉरिटी की बात की गई। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, आधे से ज्यादा तो होना ही चाहिए। हाउस की अगर मेजॉरिटी, जो कुल संख्या है 543 है, मान लेते हैं लोकसभा की जो कुल संख्या है वो 543 है, तो कम से कम 272 से ज्यादा फेवर में तो होना ही चाहिए। दैट इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी। इसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद एक अनदर चेक किया जाएगा कि दोज हु आर इन फेवर एटलीस्ट दे आर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दोनों ही मेजॉरिटी को सेटिस्फाई करने के बाद दोनों ही हाउसेस में पास किया जाएगा 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड विच शुड बी मोर देन द हाफ ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस। ये जो पास करने के बाद जो मोशन है, फिर वो राष्ट्रपति के सामने
प्रस्तुत किया जाता है। द मोशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द क्लॉज इज विद इन द सेम सेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून सत्र में यह कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो पूरी जो प्रक्रिया है कमेटी बनाने की, रिपोर्ट की, वोटिंग की और राष्ट्रपति को देने की, ये सारे प्रोसेस जो है वो सेम सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पे दस्तखत करते हैं, असेंट देते हैं, एंड द सेड जज स्टैंड्स रिमूव्ड। उस समय उस जज को जिसके ऊपर कार्रवाई चलाई जा रही थी, अगर राष्ट्रपति की सहमति हो तो उन्हें पद से विस्थापित कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब एक नजर से हम ये देखते हैं कि क्या भारत में आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी जज को अपने पोस्ट से हटाया गया हो। तो कई दफा, कई मर्तबा ऐसे वाकये तो हुए हैं जब इन जजों के अगेंस्ट प्रोसेस शुरू तो किया गया था। जैसे बात करें जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, उन्होंने वोट नहीं किया, एब्सटेंड फ्रॉम द वोटिंग। हालांकि वोटिंग हुई सदन में, 2/3 मेजोरिटी भी आ गई, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उन्होंने फाइनली वोट करने से मना कर दिया। ना तो फेवर में किया, ना ही अगेंस्ट में किया, दे सिंपली एब्सटेंड। इस वजह से हाफ वे जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मार्क है, more than the half of the house, that could not be achieved, and hence this was also not successful. So there are other incidences also. जस्टिस सौमित्र सेन ने रिजाइन कर दिया था इससे पहले कि मोशन सक्सेसफुली पास किया जाए उनके अगेंस्ट, राइट। सो दीज आर द सर्टेन इंसिडेंसेस जहां पे हमारे देश में न्यायाधीशों के विरुद्ध रिमूवल का प्रक्रिया शुरू तो हुआ था लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ था। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जस्टिस वर्मा के सिचुएशन में अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस पे आ जाते हैं, तो ये जो सिचुएशन हुई थी कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अब्सटेन कर दिया वोटिंग से और मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इस सिचुएशन में विद ऑल पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस दिस कैन बी अचीव्ड। दिस इज व्हाई द रूलिंग पार्टी इज ट्राइंग टू ऑब्टेन द कंसेंसस कि एक बार जब प्रोसेस शुरू हो तो कंप्लीट हो, because the allegations are so serious in nature, it is prima facie and direct situation of alleged corruption. So this is the procedure, these are the incidences जो हमारा जुडिशियल रिमूवल का प्रोसेस है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रेयर and it is one of the toughest thing to achieve under our constitution. जिस तरह से संविधान को बदलना मुश्किल है, उसी तरीके से एक जज को हटाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां भी स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। रीजन मैंने आपको पहले ही बताया, they need certain security of tenure because they have always to deal against political pressure, against executive pressure. Otherwise, and it is also one of the cardinal principle, आर्टिकल 50 आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, इट इज टेलिंग एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैन नेवर बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बनाए रखने के लिए जजों को यह सेफ्टी देना आवश्यक है, लेकिन क्या इस सेफ्टी का गलत इस्तेमाल किसी के द्वारा भी किया जाना उचित है? ये आपको निर्धारित करना है। यू बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, यू बीइंग एन एडवोकेट, you must have an opinion about it. जाने से पहले कुछ फन फैक्ट्स के साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं। 124 is the article which governs the removal of judges. इसके अलावा एक एक्ट है जो ईयर 1968 में बनाया गया था, दैट इज कॉल्ड जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजों की रिमूवल की प्रोसेस से डील करता है। और जो मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में वो 2/3 चाहिए। टोटल 4 अटेम्प्ट्स किए गए हैं अब तक संसद भवन में किसी जज को हटाने के लिए। गाइज, एक और बड़ी और अच्छी खबर के साथ मैं आपको इस वीडियो को एंड करूंगा। दैट इज, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद अब आने वाली सारी जुडिशियल वैकेंसीज में 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल मैंडेटरी हो गया है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे अभी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वैसे स्टेट जिनकी नोटिफिकेशन या वैकेंसी
20 मई यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दिन से पहले आई थी। कुछ स्टेट्स ने अपने एग्जामिनेशन के डेट भी रिलीज कर दिए हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे ये 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल 2025 के मामले में अप्लाई नहीं होगा। ऐसे स्टेट्स को कवर करने के लिए और इवन यूपी जुडिशरी जिसके आने की संभावनाएं काफी तेज होने लग रही है, हम आपको एक बहुत अच्छी रिवीजन देने के लिए अपने योर लॉर्डशिप के यूट्यूब चैनल पे ही कंप्लीट फ्री इनिशिएटिव के तौर पे रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज नाम की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज के जरिए सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ऑल द मेजर एंड माइनर एक्ट्स कंसर्निंग दोज स्टेट्स, चाहे वो सीपीसी हो, बीएनएस या आईपीसी हो, बीएनएसएस हो, सीआरपीसी हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इन सारे स्टेट्स में जो भी एक्ट्स आने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, इंक्लूडिंग माइनर एक्ट्स, वी विल बी रिवाइजिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से रिवाइज करने के कारण आप कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करते ही करते हो, आपको रियल एग्जाम लाइक प्रैक्टिस से भी होके गुजरने का मौका मिल जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल for this series which we are launching here specifically exclusively very soon. Thank you so much.